गांव की एक विधवा औरत अपनी ही 5 बेटियों को छुपाकर क्यों रखती और उन्हें घोड़ी का दूध क्यों पिलाती? राज जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। मेरा नाम कल्पना है। मैं छुट्टियों पर अपनी नानी के घर उनके गांव में घूमने के लिए आई हुई थी। रात का टाइम था और मौसम बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था। मेरा मन कर रहा था कि मैं कहीं खुशहाल हवाओं में जाकर खो जाऊं, क्योंकि गर्मी ज़्यादा होने की वजह से ठंडी ठंडी हवाओं से अपना पसीना सुखाने का मन कर रहा था। ठंडी ठंडी हवाएं गर्म मौसम में एक अजीब ही मौसम का लुत्फ दे रही थी। मैं रात के टाइम पर अकेले ही वॉक पर चली गई थी। ये छोटा सा गांव था जो हमारे शहर से काफ़ी दूर था। मैं काफ़ी सालों बाद इस गांव में आई थी। वैसे मुझे इस गांव में रात को अकेला जाने से मना किया गया था, लेकिन मैं फिर भी इस गांव की खूबसूरती देखने के लिए रात के टाइम पर अकेले ही घर से बाहर निकल गई थी। मेरी नानी के घर के सभी लोग सो रहे थे और मैं गेट खोलकर बाहर निकल आई थी। मुझे ये छोटा सा गांव बहुत अच्छा लग रहा था। मैं गली में चलती हुई ठंडी ठंडी हवा को महसूस कर रही थी कि अचानक मुझे अंधेरे में एक तरफ सिल्वर कलर की कोई चीज़ चमकती हुई नजर आई। चांद की धीमी रोशनी में ये रोशनी साफ नज़र नहीं आ रही थी। शायद ये किसी मोबाइल या टॉर्च की रोशनी थी, मगर मैं इस हल्की सी रोशनी को देखकर एकदम सावधान हो गई थी और देखने की कोशिश कर रही थी कि रात के इस टाइम पर इस गांव में क्या हो रहा था। जब मैंने करीब जाकर गौर से देखा तो मैं शॉक्ड रह गई थी। नॉर्मल सी बात है, इस टाइम पर किसी को कोई काम करता हुआ देखूंगी तो शॉक्ड ही हो जाऊंगी। मेरी जगह बल्कि कोई और भी होगा तो वो भी यही करेगा। मुझे वैसे भी लोगों के राज जानने का बहुत शौक होता था, और जब से मैं इस गांव में आई थी तो मैंने इस गांव के बारे में बड़ी अजीब तरह की बातें सुनी हुई थी। क्योंकि जब बचपन में मैं अपनी नानी के घर आई थी तो मैं बहुत छोटी थी और मुझे यहाँ की चीज़ों के बारे में ज़्यादा मालूम भी नहीं था। लेकिन जब से मैं बड़ी हुई हूँ और मैंने अपनी नानी के घर के गाँव के किस्से अपनी माँ के मुँह से सुने थे, तो मुझे यहाँ आने में और भी ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा था। मेरे नाना नानी तो इस दुनिया में नहीं हैं, जबकि मेरे मामा और मामी थे और उनकी एक बेटी थी जो शहर में पढ़ती थी और रहती भी वो हॉस्टल में ही थी। वो भी छुट्टियों में अपने घर आई हुई थी। वो मेरी बहुत अच्छी कज़न और बेस्ट फ्रेंड थी। मैं उसके साथ उसी के रूम में सो रही थी। मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैं यहाँ इस गांव का चप्पा चप्पा छानने का शौक़ लेकर यहाँ पर आई थी। मुझे यहाँ से वापस जाने की कोई जल्दी नहीं थी, इसलिए मैं उस रोशनी की तरफ बढ़ गई थी। उसके बाद जो मैंने देखा उसे देखकर तो मैं चौंक गई थी। एक तरफ मोबाइल रखा हुआ था जिसकी लाइट ऑन थी, दूसरी तरफ एक औरत ज़मीन पर बैठकर किसी बर्तन में घोड़ी का दूध निकाल रही थी। वो जगह घरों से कुछ ज़्यादा दूरी पर थी। वहाँ पर कुछ घोड़े बंधे हुए थे, मगर जिस बात ने मुझे चौंका दिया था वो ये थी कि वहाँ पर मोबाइल के अलावा किसी रोशनी का इंतज़ाम नहीं था। ये मोबाइल भी इसी औरत का था। ऐसा लग रहा था जैसे वो औरत लोगों की नज़र से छुपकर वहाँ पर बैठकर ये काम कर रही थी। न जाने वो घोड़ी उसकी अपनी थी या फिर किसी और की थी। मैं बड़ी खामोशी से एक तरफ को खड़े होकर उसी को देख रही थी। ये जगह या फिर ये गांव मेरा नहीं था, इसलिए मैंने इस मामले में ज़्यादा छानबीन करने के बजाय चुपचाप कुछ देर तक वहाँ की जगह का जायज़ा लिया था और फिर उल्टे पैरों में वापस आने लगी थी। लेकिन उस औरत को पता चल गया था कि वहाँ पर कोई मौजूद है। अचानक उसने अपना सिर उठाया और उसकी नज़र मुझ पर पड़ी। उसने मुझे देखते ही जल्दी से अपना चेहरा छुपा लिया था। वो साड़ी पहने हुए बैठी थी और जल्दी से अपनी साड़ी का पल्लू अपने मुंह पर रख लिया। मैं उसे इस हाल में देखकर शर्मिंदा होने लगी थी। मुझे लगा कि इस औरत को मेरा यहाँ पर आना बुरा लगा था। मैं वापस अपनी नानी के घर को पलट आई थी। थोड़ी दूर चलने के बाद मैंने पीछे पलट कर देखा था। वो औरत दोबारा से अपने काम में बिजी हो गई थी। मैं अब दूर से खड़े होकर ये सब कुछ देख रही थी। शायद अब उसे अंधेरे में मैं दिखाई नहीं दे रही थी। थोड़ी देर के बाद वो औरत उठी और दूध से भरा हुआ बर्तन उठाकर आगे बढ़ गई। मुझे वापस घर जाने के लिए अपने कदम पीछे बढ़ा लेने चाहिए थे, मगर इस औरत के आगे बढ़ने के बाद मैं भी उसका पीछा करने लगी थी और एक गली में घुस गई थी और इसी गली के पहले घर का दरवाज़ा खोलकर उसके अंदर चली गई। घर बहुत ज़्यादा छोटा और पुराने टाइप का बना हुआ था। घर की हालत बाहर से बहुत ख़राब थी। दरवाज़ा भी लकड़ी का बहुत पुराना सा था। मैं वहीं दरवाजे पर रुक गई। मेरे लिए फ़ैसला करना मुश्किल हो रहा था कि मुझे वापस जाना चाहिए
या फिर इस मैटर को एकटक देखना चाहिए। मुझे ना जाने क्यों बर्तन के अंदर घोड़ी का दूध डालना बड़ा ही अजीब और गंदा सा लग रहा था। काफ़ी देर तक सोच विचार करने के बाद मैं उस औरत के घर के दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई थी। ये बहुत पुराना दरवाज़ा था, इसलिए इस दरवाजे के अंदर जगह जगह बड़े बड़े सुराख हो रहे थे। मैंने एक पर अपनी आंखें रखकर अंदर की तरफ देखा तो सामने घर के अंदर थोड़ी सी रोशनी में वही औरत चूल्हे की जलती हुई आग पर बर्तन रख रही थी। मैंने उस औरत को बड़ी हैरानी से देखा था। इस औरत ने जलती हुई आग पर जो बर्तन रखा था उसमें उसने पहले तो थोड़ी चाय की पत्ती और चीनी डाल दी थी। ये वही बर्तन था जिस बर्तन में उस औरत ने घोड़े का दूध निकाला था। मुझे हैरानी हो रही थी कि ये औरत घोड़ी के दूध की चाय बना रही थी। मेरे लिए इस बात पर यकीन करना बहुत मुश्किल हो गया था। मैं अपना होश खो रही थी। मैं ये भी भूल गई थी कि मेरे देर करने पर कहीं मेरी कजन घबरा ना जाए और शोर मचाकर मामा मामी को ना जगा दे। मुझे तो ये जानना था कि वो औरत चाय किसके लिए बना रही थी। मुझे लगा शायद अपने लिए ही बना रही होगी। इस औरत ने चाय तैयार करने के बाद पलटकर एक नज़र अपने घर के कमरे के बंद दरवाजे को देखा और फिर अपनी साड़ी के पल्लू में बंधी एक सफ़ेद पुड़िया निकाली और उसके अंदर से थोड़ा सा सफ़ेद पाउडर निकालकर चाय में डाल दिया। मैं वो सफ़ेद पाउडर देखकर बहुत हैरान रह गई थी। अभी मैं उस औरत की इस हरकत को समझने की कोशिश कर रही थी कि उसने उबलती हुई चाय में कुछ देर तक चम्मच हिलाया, फिर गैस को ऑफ कर दिया और फिर एक थाली में उल्टा रखे हुए कप को सीधा करके वो किसी को पुकारने लगी। थोड़ी देर गुजरने के बाद मेरी आंखें फटने वाली हो गई थी, क्योंकि जब कमरे का दरवाज़ा खुला तो वहाँ से 5 जवान लड़कियाँ बाहर आई। वो लड़कियाँ इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि मुझे लगा ये कोई एक्ट्रेस हैं। इतनी खूबसूरत लड़कियाँ मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखी थी। कमरे से बाहर निकलकर वो 5 लड़कियाँ आंगन में पड़ी हुई एक चारपाई पर बैठ गई थीं। कम रोशनी में भी उनके चेहरे सफ़ेद दूध की तरह चमक रहे थे। मैं एक नज़र उन लड़कियों को देख रही थी। ना जाने वो लड़कियाँ ऐसी कौन सी चीज़ लगाती थी जो इतनी खूबसूरत थी। अगले ही पल मुझे ज़ोरदार झटका लग गया था जब उस औरत ने कपों में चाय डालकर लड़कियों के आगे रखी और लड़कियों ने खामोशी से वो कप उठाए और अपने होठों से लगा लिए थे। मैं हक्का बक्का होकर अंदर का ही सारा नज़ारा देख रही थी। इस औरत की शक्ल उन लड़कियों से बिल्कुल नहीं मिल रही थी। ये 5 लड़कियां बहुत खूबसूरत थी और ये औरत सांवले रंग की थी। पता नहीं ये उसकी बेटियां थीं या फिर कौन थी। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मुझे क्या था कि ये लड़कियां उसकी बेटियां हैं या नहीं, लेकिन ये लड़कियां जो भी थी, ये औरत इन लड़कियों को घोड़ी के दूध की बनी हुई चाय बनाकर क्यों पिला रही थी। उधर चाय वो लड़कियां पी रही थी और इधर अफसोस मुझे हो रहा था कि ना जाने उस औरत ने इस चाय में क्या मिलाकर अपनी बेटियों को दिया था। मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मुझे घर से बाहर निकले हुए काफ़ी देर हो गई थी, इसलिए मैं पलटकर वहाँ से चली गई थी। मैंने जल्दी चोरी चुपके दरवाज़ा खोला और मैं घर के अंदर घुस गई। अपने कजन के कमरे में जाकर बेड पर खामोशी से सोने के लिए लेट गई थी। मैंने देखा कि मेरी कजन अभी गहरी नींद में सो रही थी और उसे मेरे घर से बाहर निकलने का कुछ पता ही नहीं चला था। लेट जाने के बाद मेरे दिमाग में यही सवाल घूम रहा था कि वो औरत घोड़ी का दूध बर्तन में क्यों ले रही थी। आखिर वो इस दूध का क्या करेगी, जबकि हमारे शहर में तो घोड़ी के दूध का कोई मतलब नहीं होता और वो सिर्फ मोबाइल की टॉर्च जलाकर ही अंधेरे में बैठी हुई थी। वहाँ पर इतने सारे घोड़े मौजूद थे तो जाहिर सी बात है वहाँ पर रोशनी होनी चाहिए थी। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी और उसके अंदाज से मुझे इंटरेस्ट आने लगा था। सारी रात मुझे यही सब सोचते सोचते नींद आ गई थी। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मुझे पता चला कि मेरे मामा की बेटी, जिसका नाम पूनम था, उसने मुझे झंझोड़ कर उठा दिया और कहने लगी, कल्पना, तुम्हें पता है कल रात हमारे घर का दरवाज़ा खुला रह गया था। मम्मी पापा ने बताया कि सुबह जब उनका ध्यान घर के दरवाजे पर गया तो घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। ये तो अच्छा हुआ कि हमारे घर से कोई सामान चोरी नहीं हुआ था। न जाने किस तरह से घर का दरवाज़ा खुल गया था, लेकिन पापा का कहना है कि उन्हें अच्छी तरह से याद है उन्होंने दरवाजे को अंदर से लॉक लगा दिया था, तो न जाने कैसे दरवाज़ा खुला रह गया था। मैंने सुकून भरा सांस लिया था कि चलो अच्छा है, मेरे बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं चला। मैं सोकर तो उठ गई थी, लेकिन अभी भी मेरे दिमाग में रात वाली बातें घूम रही थी। मैं बिस्तर पर लेटी हुई करवटें बदलती रही। बेचैनी की वजह से मुझे सुकून नहीं मिल रहा था
और उस औरत की हरकत ने मुझे बेचैन कर दिया था। मैं चाह रही थी कि मैं उस औरत के घर जाऊं और लड़कियों को उस औरत की इस हरकत के बारे में बताऊं जो ना जाने कब से उन लड़कियों के साथ ऐसा कर रही थी। पूनम मुझे नाश्ते के लिए कहने लगी और कहा कि जल्दी उठकर फ्रेश हो जाओ, नाश्ता कर लेना। हम दोनों काफ़ी देर तक बैठे हुए एक दूसरे से बातें करते रहे। फिर उसके बाद हम दोनों फ्रेश होकर नाश्ता करने लग गए थे। पूनम को मामी ने घर के कामों में लगा दिया था। मैं मामी से परमिशन लेकर घर से बाहर निकल गई थी। मुझसे अब खामोश नहीं बैठा जा रहा था क्योंकि मेरी फितरत इंटरेस्ट लेने वाली थी। जब तक मैं उस औरत के बारे में सब कुछ नहीं जान लेती, मैं ऐसे बैठने वाली नहीं थी। मैं फिर से उस घर के करीब आ गई थी। मैं जब उस औरत के घर के करीब पहुंची तो देखा कि उस औरत के पास 3 घोड़े थे। वो अपने घोड़े लिए घर में दाखिल हो रही थी। मैं ये देखकर हैरान रह गई और घर से कुछ फासले पर रुककर उस औरत के अंदर जाने का इंतजार करने लगी। वो औरत तीनों घोड़ों को लेकर अंदर जा रही थी और अंदर जाने के बाद उसने घर के दरवाजे को बंद कर लिया। मैंने जल्दी से आगे बढ़कर उस घर के दरवाजे से अंदर झांका तो वो 5 लड़कियां ज़मीन पर सोई हुई थी। वो औरत तीनों घोड़ों को भी उन लड़कियों के करीब ले गई। अभी मैं ये ही सब कुछ देख रही थी कि अचानक जल्दी से मेरा ध्यान दरवाजे की तरफ चला गया और वो नाजुक सा दरवाज़ा ज़ोर से खटकने लगा। दरवाज़ा खटकने की आवाज़ पर उस औरत ने घबराकर दरवाजे की तरफ देखा। उस औरत के चेहरे की हवाइयाँ उड़ रही थी जैसे उस औरत की कोई चोरी पकड़ी गई हो। वो घोड़ों को छोड़कर भागती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ी तो मैं जल्दी से वहाँ से हटी और तेज़ी से भागती हुई उस औरत के घर से भाग आई। अपनी इस गिरी हुई हरकत पर मैं शर्मिंदा होकर वापस अपने मामा के घर चली आई। मुझे डर था कि कहीं वो औरत घर से बाहर निकलकर गली का जायजा लेने लगी तो कहीं मुझे देखकर घबरा न जाए। एक वजह यह भी थी कि अगर आज वो मुझे देख लेती और मैं उसकी नज़र में आ जाती तो शायद सच्चाई के बारे में पता लगने से पहले पहले वो सावधान हो जाती और मैं सच्चाई के बारे में कभी नहीं जान पाती कि वो औरत उन तीनों घोड़ों को घर के अंदर क्यों ले गई थी और घोड़े की दूध की चाय बनाकर उसने उन लड़कियों को क्यों पिलाई थी। मैं वापस अपने मामा के घर आ गई थी। मेरा दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था और मेरा पूरा शरीर पसीने में हो रहा था। मेरा दिमाग उलझा हुआ था। मुझे उस औरत की अजीब अजीब हरकतें बहुत याद आ रही थी। मुझे इस तरह इस हालत में देखकर पूनम कहने लगी, तुम्हें क्या हो गया है और तुम कहाँ से भागती हुई आ रही हो। मैंने उससे कहा कि कुछ नहीं, बस गर्मी ज़्यादा हो रही है इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। मैं ठीक हूँ। ये कहते हुए मैं अपने कमरे में आ गई थी। उस औरत का घोड़ी के दूध से चाय बनाना और उसमें ना जाने क्या मिलाकर चाय अपनी बेटियों को पिलाना अभी मेरे लिए गहरा राज बना हुआ था। ऊपर से उन तीनों घोड़ों को घर के अंदर ले जाना ये बहुत अजीबोगरीब बात थी जिससे मुझे बहुत ज़्यादा खटका हो रहा था। मेरा दिमाग इतना उलझ गया था कि मेरा दिल चाहा कि अभी जाकर उस औरत से इस बारे में सवाल करूं कि वो अपनी इतनी खूबसूरत बेटियों के साथ क्या करती रहती है। मेरे दिमाग में अजीब तरह के सवाल उठ रहे थे। वैसे तो मेरा इन लोगों से कोई लेना देना नहीं था और मैं इस गांव की भी नहीं थी। मैं तो यहाँ पर मेहमान थी। मुझे तो कुछ दिनों के बाद यहाँ से वापस लौट जाना था, मगर फिर भी मुझे उस औरत के बारे में जानना था और मुझे बिना कुछ भी जाने सुकून नहीं मिल रहा था। शाम के टाइम पर पूनम ने मुझसे कहा कि आओ चलो, मैं तुम्हें गांव घुमा कर लाती हूँ। तुम हमारे गांव का मेला देखने चलो जिसमें बहुत मज़ा आता है। मैं पूनम के साथ मेले में चली गई थी। मेले में हम लोगों ने खूब एंजॉय किया था। 3-4 घंटे हमारे मेले में गुजर गए थे क्योंकि ये मेला बहुत बड़ी जगह में लगा हुआ था। यहाँ पर कई तरह की दुकानें लगी हुई थी। मैंने वहाँ से बहुत सारा सामान भी खरीदा था। यहाँ आने के बाद मैं इस बात को बिल्कुल भूल चुकी थी। मैं इतना ज़्यादा एंजॉय कर रही थी कि मेरे दिमाग से वो वाली बात बिल्कुल उतर गई थी। हमें घर लौटते लौटते रात हो गई थी। हम दोनों घर ही आ रहे थे तभी अचानक मेरी नज़र उसी औरत के घर की गली पर चली गई। मेरे दिमाग में सब कुछ फिर से ताज़ा हो गया था। मैंने पूनम से कहा कि तुम घर चली जाओ, मैं थोड़ी देर वॉक के लिए चली जाती हूँ। मगर पूनम मुझे घूरने लगी और वो कहने लगी, आखिर ऐसी कौन सी वॉक है जो तुम्हें रात में करनी है। मैंने कहा, हल्की हल्की हवा चल रही है। हमारे शहर में तो इस तरह से हमें हवा लगती ही नहीं है, तो मैं यहाँ इंजॉय कर लेती हूँ। पूनम ने कहा, खामोश हो जाओ और मेरे साथ चलो। मम्मी पापा मुझसे तुम्हारे बारे में पूछेंगे तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी। मैंने कहा, प्लीज़ यार, मुझे इंजॉय करने दो ना।
ये तुम्हारा गांव है, तुम तो यहाँ आती रहती हो, मैं नहीं आती हूँ। मैं अब यहाँ से जाऊँगी तो ना जाने कितने सालों बाद मेरा यहाँ पर आना होगा, इसलिए तुम प्लीज़ मामा मामी से कोई भी बहाना बना देना। पूनम ने मुझे छेड़ते हुए कहा, कहीं तुमने यहाँ किसी को पसंद तो नहीं कर लिया है जो चोरी चुपके उससे मिलने जाने लगी हो। लगता है तुम्हारा कहीं दिल लग गया है, तुम्हें घर में सुकून नहीं मिल रहा। मैं उसकी बात पर हंसने लगी थी और कहने लगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे कोई पसंद नहीं आया, बस तुम जाओ, मैं ज़रा यहाँ की गलियों में घूम कर आती हूँ। लेकिन पूनम थी कि कुछ भी सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। मैं पूनम को टालने के लिए उसके साथ घर चली गई थी। मैंने उससे कहा कि सच में ये गांव बहुत अच्छा है, यहाँ रात के टाइम जो हल्की हल्की ठंडी ठंडी सी हवा चलती है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। पूनम मेरी इस बात से खुश हो गई थी और कहने लगी कि मुझे खुशी हुई कि तुम्हें यहाँ पर आकर अच्छा लगा है, वरना तुम तो बुलाने पर भी कभी यहाँ नहीं आती हो। मैं उसकी बात पर हंसने लगी थी। पूनम और मैं बचपन से ही एक दूसरे के कांटेक्ट में रहे थे, क्योंकि पूनम जिस शहर में पढ़ाई करती थी उसी शहर में हमारा घर था। पूनम का जब दिल करता था तो वो हॉस्टल में रहने के लिए चली जाती थी और जब दिल करता तो हमारे घर रहने के लिए आ जाती थी। इसलिए मेरी उससे बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी। मेरे मामा की यहाँ पर एक दुकान थी और अब वो इस दुकान से ही अपना काम कर रहे थे। इस गांव में ज़्यादा कोई अमीर लोग नहीं रहते थे, सब लोग अच्छे थे और बहुत सीधे साधे थे। पूनम तो यहाँ अपने माता पिता से मिलने के लिए हर महीने में चक्कर लगा लिया करती थी और हर बार मुझसे भी कहती थी कि मेरा गांव बहुत अच्छा है, एक बार चल कर तो देखो, तुम बचपन में ही गई हुई हो, अब जाकर देखोगी तो तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। लेकिन मैं सोचती थी कि मैं छुट्टियों में ही गांव जाऊंगी। हर बार जब भी हमारे कॉलेज की छुट्टियां होती तो हम पूरी फैमिली मिलकर कहीं ना कहीं पिकनिक पर चले जाते थे। हमारा गांव में आना ही नहीं होता था। मैं अपनी पढ़ाई की वजह से बिजी थी, इसलिए यहाँ पर नहीं आती थी। अब की बार मैंने पहले ही यहाँ पर आने की प्लानिंग कर ली थी। वैसे तो मैं यहाँ पर सिर्फ 3-4 दिन के लिए ही आ रही थी, लेकिन पूनम के ज़्यादा जिद करने पर मैं पूरे 10 दिन की छुट्टियों पर यहाँ पर आई थी और यहाँ आने के दूसरे ही दिन मैंने वो अजीब औरत देख ली थी। मैं जानती थी कि अब मेरे बाकी के दिन भी इस बात को जानने में निकल जाने वाले थे। पूनम ठीक कह रही थी, मुझे उसके घर में सुकून नहीं मिल रहा था। रात को काफ़ी देर तक मैं पूनम से बातें करती रही और सोचने लगी कि कब ये गहरी नींद में सो जाए और मैं बहाने से यहाँ से निकल जाऊँ। आज भी मैंने काफ़ी देर तक पूनम के सोने का इंतज़ार किया था। फिर उठकर जब मैं बाहर आई तो मैंने देखा कि मामा मामी भी सो चुके थे। मैंने जल्दी से मौका देखकर हैंगिंग वॉल से दरवाजे की चाबी निकाली और ताला खोलकर मैं घर से निकल गई। अब मुझे ज़्यादा देर नहीं हुई थी, अभी काफ़ी टाइम पड़ा हुआ था। इसलिए जब मैं उस गली में पहुंची तो दरवाजे के अंदर झांकते हुए मैंने देखा कि आज भी वो औरत ऐसे ही चाय कपों में डाल रही थी और उसके आवाज़ देने पर वो 5 लड़कियां कमरे से बाहर आकर आंगन में पड़ी हुई चारपाई पर बैठ चुकी थी। वो खूबसूरत लड़कियां आज भी कल की तरह उतनी ही खूबसूरत लग रही थी। मैंने गांव की लड़की को कभी इतना खूबसूरत नहीं देखा था। जैसे कोई एक्ट्रेस बिल्कुल परफेक्ट होती हैं, इसी तरह से ये लड़कियां भी बिल्कुल परफेक्ट थी। न कहीं से मोटी थी और ना ही कहीं से पतली थी, ना ही उनके शरीर पर फालतू का फैट जमा था और कोई भी लड़की काली नहीं थी। सभी गोरी चिट्टी और चमकती हुई रंगत की थी। वो सब नाजुक और खूबसूरत सी थी। मगर उन्हें देखकर मुझे अचानक कल की बात याद आ गई, जब वो औरत घर के अंदर 3 घोड़े लेकर आई थी। मैं हैरानी से खड़ी हुई घर के अंदर देख रही थी। आज मैंने ठान लिया था कि मैं पूरी बात जाने बिना यहाँ से नहीं हटूंगी। आज मैं बड़ी सावधानी से दरवाजे से हटकर खड़ी हुई थी, मगर फिर भी वो औरत डरी हुई थी, बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। मेरी कल वाली हरकत ने उसे बुरी तरह डरा दिया था। जब उन लड़कियों ने चाय पी ली तो वो लड़कियां ज़मीन पर बिस्तर लगाकर सो गई। उस औरत ने उठकर बर्तन धोए और फिर वो भी उनके साथ ही ज़मीन पर लेट गई। वो सब मज़े से सो चुकी थी। मैं बेचैन होने लगी। मेरे लिए ज़्यादा देर यहाँ पर खड़ा होना मुश्किल हो चुका था, क्योंकि अब यहाँ पर मेरा कोई काम भी नहीं था और आज सारा दिन मेले में घूमते रहने की वजह से अब मेरे शरीर में बुरी तरह से दर्द होना शुरू हो गया था। मेरे पैर भी बहुत दुख रहे थे। इन सब को सोता हुआ देखकर मैं समझ गई थी कि आज मैं टाइम से कुछ ज़्यादा पहले ही आ गई हूँ। मैं मायूसी से घर वापस आ गई थी और बिस्तर पर लेटे ही मुझे नींद आ गई थी।
अगले दिन सुबह सवेरे मामा को किसी काम से जाना था। मामा जी को भेजने के बाद मामी दोबारा से सोने के लिए अपने कमरे में चली गई थी। सुबह को मेरी भी आंख जल्दी से खुल गई थी। मैं जल्दी से उठी और घर से बाहर निकल गई और टहलते हुए उस घर के आगे पहुंच गई थी। सुबह सुबह का टाइम था। मुझे ये सब जानने में इंटरेस्ट आ रहा था कि मैं इस घर में जाकर देखूं। मैंने दरवाजे के सुराख से देखा तो सामने देखकर मैं चौंक गई थी। सामने बिस्तर पर आड़ी टेढ़ी वो 5 लड़कियां बिखरी हुई सी हालत में सो रही थी और वो घोड़े भी वहीं पर एक तरफ जमीन में बैठे नींद ले रहे थे। वो औरत अपने घर की सफाई कर रही थी और फिर उसने उन लड़कियों को हिलाकर जगाया। वो औरत धीमी आवाज में उन लड़कियों से कुछ कहने लगी। वो लड़कियां जब जागकर अपने बिस्तर से खड़ी हुई तो मैंने देखा कि उनकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी और उनके कदम लड़खड़ा रहे थे। वो बहुत ज़्यादा थकी हुई लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनके लिए चलना भी दुश्वार है। वो कमरे के अंदर चली गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। वो औरत घोड़ों की रस्सियाँ खोलकर खींचते हुए उन्हें अपने साथ घर के दरवाजे की तरफ बढ़ी। मैं जल्दी से पीछे हो गई थी। फिर वहाँ से लौटकर घर आ गई। मेरे दिमाग में लड़कियों की थकान वाली हालत घूम रही थी। ऐसा भी नहीं हो सकता था कि उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई, क्योंकि मैंने रात को उनको सही सलामत देखा था। वो चमकते और मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ बैठी हुई आपस में बातें कर रही थी, मगर सुबह उठकर उनके चेहरे पर थकान छाई हुई थी, जैसे रात के टाइम पर उन्होंने मजदूरी और मेहनत की हो। मैं सारा दिन घर में बैठकर यही सोचती रही थी। मुझे इस तरह से सोच विचार करते हुए जब पूनम ने देखा तो उसने मुझसे पूछा कि तुम कहाँ खोई हुई हो। फिर मैंने पूनम से पूछा कि यहाँ आसपास के लोग क्या काम करते हैं। उसने कहा कि यहाँ सारे गरीब लोग रहते हैं, कुछ की हमारी तरह दुकान है या फिर कुछ लोग भैंस पालकर उनका दूध बेचते हैं, और कुछ दूर एक जगह है जहाँ पर छोटा सा जंगल है। कुछ लोग वहाँ से लकड़ियाँ काटते हैं और शहर में लाकर बेच देते हैं। इसलिए किसी न किसी तरह से इन लोगों के घर का गुजारा हो रहा है। पूनम मुझसे पूछने लगी, लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैंने कहा, बस ऐसे ही जानना चाह रही थी। पूनम तो नहाने के लिए बाथरूम में चली गई। फिर मैं मामी जी के पास उनके किचन में चली गई। मैंने मामी से भी यही बात पूछी थी तो उन्होंने भी यही सब कुछ बताया जो पूनम ने बताया था। मैंने मामी से कहा, आप यहाँ के लोगों को अच्छी तरह से जानती होंगी। मामी जी कहने लगी, हाँ क्यों नहीं बेटा, हमें यहाँ पर रहते हुए इतने साल हो गए। मैं यहाँ पर लगभग सभी लोगों को जानती हूँ। मुझे घर के काम में फुर्सत नहीं मिलती, इसलिए मैं ज़्यादा किसी से मिलती जुलती नहीं हूँ, मगर यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और जब भी किसी से सामना हो जाए तो बहुत अच्छे से मिलते हैं। फिर मामी खामोश हो गई और थोड़ी देर के बाद कहने लगी, सिवाय एक औरत के। मैं मामी से उस औरत के बारे में जानना चाहती थी, इसलिए सब कुछ मैं मामी जी से पूछने की कोशिश कर रही थी। मैंने मामी से कहा, कौन सी एक औरत? तो उन्होंने मुझे बताया कि हमारे गांव में एक विधवा औरत रहती है। वो बहुत ज़्यादा कड़क मिजाज की है और अपने काम से काम रखने वालों में से है। मैं गौर से मामी की बातें सुन रही थी, तभी अचानक मैं चौंक गई। वो उस औरत के बारे में बात करते हुए कहने लगी कि हमारे गांव के बीच जगह में जो गली है उसमें पहला घर है, उस घर में एक औरत रहती है। वो औरत किसी से ना तो बातें करती है और ना ही किसी के घर आना जाना रखती है। इस औरत का कोई काम नहीं है और ना ही उसका पति है। काफ़ी सालों पहले उसके पति ने इस औरत को छोड़ दिया था। इसके पास 2 घोड़े हैं, 1 घोड़ी है। गांव में किसी ने भी इसको कोई काम करते हुए नहीं देखा। वो औरत अक्सर अपने घर का राशन लेने के लिए तुम्हारे मामा की दुकान पर आ जाती है। पता नहीं उसके पास पैसे कहाँ से आते हैं और वो किस तरह से पैसे कमाती है। मैं ये सुनकर चौंक गई और कहने लगी कि अगर वो कोई काम नहीं करती तो फिर उसके घर का खर्च कैसे चलता है। मेरी मामी ने कहा कि यही तो हम लोगों को भी हैरत है, कभी इस बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं चल सका और कहाँ से लेकर खाती हैं। भला जानवर पालने से तो घर का खर्च नहीं चलता। मैं सोच में गुम हो गई थी। अब मुझे समझ आ रहा था कि क्यों वो औरत रात को चाय भी घोड़ी के दूध की ही बनाती है। शायद उस औरत के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो बाजार से दूध खरीद कर चाय बना सके, लेकिन वो दूध में सफ़ेद पाउडर मिलाना और रात को घर में घोड़े ले जाना मुझे लगातार उलझाता चला जा रहा था। आज रात मैं फिर से मौका देखकर घर से बाहर निकल गई थी और उस औरत के घर के बाहर पहुंच गई। आज मैं थकी हुई भी नहीं थी और सोचकर आई थी कि जब तक सारी सच्चाई तक नहीं पहुंच जाऊंगी
मैं यहाँ से आज नहीं हिलूंगी। वो औरत चाय बनाकर अपनी बेटियों को बुला रही थी। उसने चाय बनाते हुए इसी तरह से सफ़ेद पाउडर चाय में डाला था और वैसे ही सावधान नज़रों से बार बार वो दरवाजे की तरफ देख रही थी, जिससे साफ जाहिर होता था कि वो जो सफ़ेद पाउडर चाय में डालती है उससे वो पांचों लड़कियां अनजान हैं। फिर उसने लड़कियों को बुलाया और उसी तरह से लड़कियां बाहर आकर बैठ गई और वो चाय पीने लगी। कुछ देर के बाद उन्होंने ज़मीन पर बिस्तर लगाया और वो बिस्तर पर लेटकर आराम करने लगी। मैं बाहर गली में ही खड़ी रही थी। लगभग 1 घंटे के बाद इस घर का दरवाज़ा खुला तो मैं चौंक कर दीवार के साथ चिपक कर खड़ी हो गई थी ताकि मुझे औरत ना देख ले। वो औरत इधर उधर गली में सावधान नज़रों से देखते हुए आगे बढ़ गई थी। थोड़ी देर बाद वो वापस आई तो उसके साथ उसके घोड़े थे। वो घोड़े लेकर घर के अंदर चली गई और दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। मैं जल्दी से दरवाजे के सामने जाकर खड़ी हो गई और झांकने लगी। सामने वो लड़कियां उठकर घोड़े की रस्सी पकड़कर उनकी कमर पर हाथ फेर रही थी। मैं देखकर हैरान होने लगी। फिर अचानक उस औरत ने उठकर आंगन की लाइट ऑफ कर दी। घर में अंधेरा हो जाने पर मैं पीछे हो गई। कुछ देर गुजरी तो वो पांचों लड़कियां उन तीनों घोड़ों को लेकर घर से निकली। मैं भी उसके पीछे चल रही थी। मुझे हैरत होने लगी कि वो लड़कियां कहाँ जा रही हैं। लड़कियां चलते चलते इस छोटे से जंगल में पहुंच गई थी, जिसके बारे में मेरी मामी ने मुझे बताया था। मैं इनका पीछा कर रही थी। फिर एक पेड़ के पीछे रुक गई। वो लड़कियां छोटे से जंगल में पहुंच गई और फिर उन्होंने घोड़ों को रस्सी से पेड़ के साथ बांध दिया था और मैं इन पांचों लड़कियों की सच्चाई जानने की कोशिश कर रही थी कि आखिर वह औरत और ये लड़कियां क्या काम करती हैं। अब मुझे सब कुछ पता चल गया था। इस रात जो मैंने अपनी आंखों से देखा था वो मुझे हैरत में कर गया था और अपनी आंखों पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। मैं अपनी आंखों से ये सब कुछ होता देख रही थी। मैं थक कर वहाँ पेड़ से ही टेक लगाकर ज़मीन पर बैठ गई थी। मैं बस एक ही सोच में गुम थी कि क्या वो औरत जानती थी कि ये लड़कियाँ क्या काम करती हैं। मुझे याद आने लगा कि लाइट बुझाकर वो औरत सो गई थी, मगर लड़कियाँ उसके सोने के बाद बड़ी खामोशी से और चुपके से घोड़ों को लेकर घर से निकल आई थी। मैं उन लड़कियों के हाँफने की आवाज़ सुन रही थी क्योंकि वो बड़ी मेहनत के साथ पेड़ से लकड़ियाँ काट रही थी। मुझे अब समझ आ रहा था कि उस दिन सुबह सुबह घर में वो लड़कियाँ इतनी बेहाल और थकान वाली क्यों लग रही थी। सारी रात वो लड़कियाँ भी वही रही और मैं भी वहीं पर बैठी रह गई। मुझे बार बार उन जवान लड़कियों पर नज़रें गड़ाना शर्मिंदा कर रहा था, मगर उनकी थकान भरी आवाज़ मेरे कानों में पहुंच रही थी। सुबह होने लगी तो वो लड़कियां थकान से बेहाल होकर उन घोड़ों को लेकर वापस घर की तरफ आ गई थी। मैं देख चुकी थी कि वो क्यों थकान का शिकार होती थी। एक साथ सारे राज से पर्दा उठ चुका था, मगर फिर भी मैं उनके पीछे गई और जब वो घर में गई तो मैं घर के दरवाजे से अंदर झांकने लगी। मैं सिर्फ ये जानना चाहती थी कि क्या ये औरत इस बात को जानती थी या नहीं। तब उन लड़कियों को देखती रही और फिर वापस आ गई। सारी रात बाहर रहने की वजह से मेरा भी अब थकान से बुरा हाल हो रहा था। आंखें भी नींद में हो रही थी। मैं वापस लेटकर सो गई। अगले दिन जब मैं उठी तो गुमसुम सी हो रही थी। पूनम ना जाने मुझसे किस किस तरह की बातें कर रही थी, मगर मैंने उसकी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर के बाद मामी जी कमरे के अंदर आ गई और वो कहने लगी कि पूनम बेटी, अपने पापा का खाना दुकान पर ही ले जाओ, आज वो घर पर नहीं आएंगे। पूनम ने मुझसे कहा कि चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, दोनों मिलकर पापा का खाना उनकी दुकान पर देने के लिए चलते हैं। हम दोनों मामा जी की दुकान पर चले गए थे। मैं जो पहले से ही सोच में उलझी हुई थी उसके साथ चली गई। हम लोग बाजार के बिल्कुल बीच में मामा जी की दुकान पर मौजूद थे और हम कुछ देर मामा जी की दुकान पर ही बैठ गए। दोपहर के टाइम मैंने देखा कि वो औरत बाजार में कुछ दूर खाली जगह पर खड़ी हुई थी। वो बड़े बड़े थैलों में कोयला भरकर बेचने के लिए आई थी। इस औरत ने कुछ देर खड़े रहकर कोयले बेच दिए और इन पैसों से मेरे मामा की दुकान से ज़रूरत का सामान खरीदने के लिए आ गई और फिर मेरे मामा जी को सामान की एक लिस्ट थमा दी। मेरे मामा जी उसका सामान थैले में डाल रहे थे। जब सामान में मौजूद मैंने सफ़ेद रंग का पाउडर देखा तो अचानक मुझे वही पाउडर याद आ गया था जिसको ये औरत चाय में डालती थी। मैंने हैरत से अपने मामा जी की तरफ देखा था। इस औरत का ख्याल करके मैं खामोश बैठी रही क्योंकि इस औरत ने उस दिन मुझे रात में देखा था, इसलिए ये मेरा चेहरा भूल गई होगी।
मगर मैं इसे काफ़ी दिनों से देख रही थी, इसलिए उसको पहचान गई थी। वो औरत अपना सामान लेकर वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद मैंने मामा जी से उस औरत के बारे में पूछा। मामा जी ने मुझे बताया कि ये हमारे गांव की विधवा औरत है, अकेली रहती है बेचारी, इसके आगे पीछे कोई नहीं, मगर बहुत मेहनती औरत है। न जाने कैसे लकड़ियाँ जमा करके कोयला बनाती है और फिर उन्हें बाजार में बेचकर अपना गुजारा करती है। मैं अपने मामा जी की बात सुनकर हैरान रह गई थी। मैंने उनसे कहा कि क्या सच में ये औरत अकेली रहती है, इसके घर में कोई नहीं है? तो मामा जी कहने लगे, हाँ, ये अकेली ही रहती है, इसके आगे पीछे कोई नहीं। मैं हैरान रह गई थी। मैंने उसके घर में 5-5 जवान लड़कियां देखी थी, जबकि मामा जी कह रहे थे कि ये औरत अकेली है। तभी मुझे याद आया कि मामी ने भी मुझे यही कहा था कि उनके गांव में रहने वाली विधवा औरत अकेली रहती है। मैं उलझ कर रह गई थी। एक ही गांव में लोग कैसे इस बात से अनजान थे? ये गांव इतना बड़ा भी नहीं था, छोटा सा ही था, बहुत कम लोगों का गांव था। इस औरत की 5-5 जवान लड़कियां थीं। पहले मैंने सोचा कि पूनम को ये बात बता देती हूँ, मगर फिर न जाने क्या सोचकर मैं खामोश हो गई और ये बात मैंने सीक्रेट ही रहने दी। इस औरत के घर में जवान और खूबसूरत लड़कियां हैं। मुझे तब ये महसूस हुआ कि शायद ये औरत अपने गांव वालों से उन लड़कियों को छुपाती होगी, इसलिए लोग इस बारे में नहीं जानते थे। मैंने मामा से पूछा कि आपने इनको सफ़ेद पाउडर क्यों दिया? वो क्या था? मामा जी ने कहा था कि वो वाइट शुगर पाउडर था। मैं हैरान हो गई थी कि सफ़ेद शुगर पाउडर तो एक नॉर्मल सी चीज़ है जो चीनी को पीसकर बनाया जाता है। मैं तो ये समझ रही थी कि वो सफ़ेद पाउडर कोई नशा करने वाली चीज़ है और वो औरत नशे वाली चीज़ ही चाय में मिलाकर उन लड़कियों को देती होगी, मगर वो एक नॉर्मल चीज़ को चाय में मिलाती थी। मैं हैरान होने के साथ साथ शर्मिंदा भी हो रही थी कि मैंने उस बेचारी विधवा औरत पर शक किया था, मगर ये सवाल बहुत ही ज़्यादा बेमतलब था कि चाय के अंदर शुगर पाउडर वो भी इतना छुपा कर क्यों डालती थी। उस दिन ना जाने मुझे क्या हुआ कि मैं मामा की दुकान से किसी तरह का बहाना बनाकर पूनम को वहीं छोड़कर उस औरत के घर पहुंच गई। मैं अभी तक उलझी हुई थी कि उस औरत ने लड़कियों को सब लोगों से छुपा कर क्यों रखा हुआ था और ये लड़कियां सारी रात जंगल में जाकर लकड़ियां काट कर घोड़ों के ऊपर लकड़ियां रख कर लाती थी और वापस आकर वो लड़कियां कमरे में रख देती थी। रात को छुपकर वो लड़कियां मेहनत मजदूरी करती थी और बदले में उन्हें घोड़ी के दूध की चाय दी जाती थी। आज मैं उस औरत के घर जाकर कुछ नहीं देख रही थी, बल्कि सीधे उसके घर के अंदर ही चली गई थी। वो औरत मुझे अपने घर में देखकर चौंक गई और जब उसने मुझसे पूछा कि तुम कौन हो, यहाँ बार बार क्यों आती रहती हो, मैं तो हैरान रह गई थी। तब मुझे पता चला कि वो औरत मुझे पहचान गई थी और उसे पता था कि मैं उसके बारे में सब कुछ जान गई हूँ। मैंने उसे ऐसा करने की वजह पूछी तो वो बताने के लिए तैयार ही नहीं थी, लेकिन मेरे ज़्यादा जिद करने पर उसने मुझे बताया कि दरअसल ये लड़कियां मेरी बेटियां नहीं हैं। मेरे पति ने मरने से पहले इन लड़कियों के साथ ज़बरदस्ती गलत काम किया था और मेरा पति इन्हें एक एक करके भगा कर लेकर आया था। मेरा पति शहर में काम करता था और वो शहर की खूबसूरत लड़कियों की इज्जत खराब कर देता था और उन्हें यहाँ लेकर आ जाता था। इसी तरह से मेरे पति ने 5 लड़कियों की इज्जत भी खराब कर दी थी। इनके घर वाले इनको रखने के लिए तैयार नहीं थे। गांव में इन लड़कियों के बारे में कोई नहीं जानता, इसलिए मैंने सालों से इन लड़कियों को छुपा कर रखा हुआ है ताकि मेरे पति की इज्जत पर कोई आँच ना आए। एक दिन मेरा पति हार्ट अटैक की वजह से मर गया। तब भी गाँव के लोगों को लड़कियों के बारे में कुछ नहीं पता चल सका। काफ़ी सालों से इन लड़कियों का राज यहाँ पर छुपा हुआ है। वो आदमी भले ही लड़कियों की इज्जत खराब करता था, लेकिन मेरा पति था, मैं उसकी बहुत इज्जत करती थी। जब वो मर गया तो मैंने इन लड़कियों की जिम्मेदारी उठा ली। ये सब लड़कियाँ मेरे साथ ही रहती हैं और मेहनत मजदूरी करती हैं। मैं भी बहुत ज़्यादा गरीब हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। इन लड़कियों को पालने की जिम्मेदारी भी मैंने ही उठाई थी। कुछ मैं इनका साथ देती तो कुछ ये मेरा साथ देती हैं। इसी तरह से हमारी ज़िंदगी गुजर रही है। अगर इस गांव में किसी को भी इन लड़कियों के बारे में पता चल गया तो ये गांव वाले इन लड़कियों को इस गांव से बाहर निकाल देंगे, क्योंकि कहीं पर भी उन लड़कियों की इज्जत नहीं की जाती जिनके साथ गलत काम होता है। लोग मर्द को गलत नहीं कहते, लेकिन औरत को गलत बना देते हैं। जब लड़कियों के माता पिता ने ही इन्हें नहीं रखा और इनसे सारे रिश्ते नाते ख़त्म कर दिए, जबकि इनकी कोई गलती भी नहीं थी,
तो फिर ये गांव वाले लड़कियों को कैसे रख सकते हैं। ये सारी बात बताकर वो औरत खामोश हो गई थी। उसने मेरे आगे हाथ जोड़ लिया और कहने लगी, तुम्हें भगवान का वास्ता है, तुम इन लड़कियों के बारे में किसी को कुछ मत बताना। मैंने उनसे कहा कि मुझे बहुत अफसोस हुआ, आपके पति ने इनके साथ गलत किया, लेकिन आपने लड़कियों को दोबारा जीने की राह दिखाई। आप जैसी औरत मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखी, लेकिन मैंने आपके बारे में बहुत गलत सोच लिया था, इसलिए मैं भी आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। उस औरत ने मुझे माफ़ कर दिया था। मैंने उन्हें भरोसा दिलाया था कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं इस गांव की नहीं हूँ। मैं तो शहर से आई हूँ अपने मामा मामी के घर में। यहाँ पर मैं कुछ दिन रहूँगी और फिर यहाँ से चली जाऊँगी। मेरे पास लगभग 20,000 रुपये थे। मैंने उस औरत को वो पैसे दे दिए और कहा कि इन पैसों को मेरी तरफ से रख लीजिए, क्योंकि वो औरत बहुत ज़्यादा गरीब थी और लड़कियों को घोड़ी के दूध की चाय बनाकर पिलाती थी ताकि उनका पेट भर जाए। अपने आप तो वो किसी दिन कुछ खा लेती तो उसका पेट भर जाता, वरना वो भूखी रहती थी। वो लड़कियां मेहनत करती थी, इसलिए उनका पेट भरना बहुत ज़रूरी होता था। मैं ऐसी औरत को सैल्यूट करती हूँ जिसने लड़कियों को इस घर में छुपाकर ही सही अपने घर में जगह दी हुई थी। इस गांव में रहते हुए मुझे काफ़ी दिन हो गए थे। अब मेरे जाने का टाइम आ गया था। जिस दिन मैं अपने घर जाने वाली थी उस दिन भी मैं उस औरत से मिलकर गई थी, और जो मैंने उसके घर में ताक झांक की थी उसके लिए मैंने फिर से उससे माफ़ी मांग ली थी। मैं उन लड़कियों के मुकाबले अपने आप को बहुत खुश नसीब समझती हूँ, क्योंकि कुछ लोगों की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा कठिन होती है। तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपके पास भी ऐसी कोई प्यारी सी कहानी है या फिर ऐसी कोई कहानी जिससे कुछ शिक्षा मिले, तो आप हमारे साथ उसको ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी ही ज़बरदस्त कहानी या टिप्स के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना। आपका दिन शुभ व मंगलमय हो।